नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, आज से हम पेपर फर्स्ट के लिए की पॉइंट कोर्स लेकर आए हैं, ठीक है, जिसका डे 1 हम आज कराएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम तक डेली 10 की पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, और हमारा पेपर फर्स्ट के साथ साथ इकोनॉमिक्स का की पॉइंट कोर्स भी चल रहा है, जिसकी हम 3 क्लासेस करा चुके हैं और अब हमारी उसकी चौथी क्लास कल होगी। ठीक है, पेपर फर्स्ट की पहली क्लास हमारी आज हो रही है और ये एग्जाम तक कंटिन्यू ऐसे ही होती रहेगी। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले की पॉइंट की हम बात करेंगे शिक्षण के स्तर, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जो शिक्षण के लेवल होते हैं वो 3 लेवल होते हैं। ठीक है, पहला लेवल होता है स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर को हार्वर्ड साहब ने दिया है। किसने दिया था? हार्वर्ड साहब ने दिया है। दूसरा जो लेवल होता है उसका नाम है अवबोध स्तर। ठीक है, इसको हम मेमोरी लेवल भी बोलते हैं। क्या? मेमोरी लेवल भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है अवबोध स्तर। ठीक है, अवबोध स्तर को हम अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बोलते हैं, जिसको दिया था मॉरिसन साहब ने। ठीक है, तीसरा स्तर यानी कि विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, इसको दिया था हंट ने। किसने दिया था साथियों? हंट ने। अब इन तीनों में क्या क्या अंतर है? सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखना है कि ये किसने किसने और किसने दिया था। यानी कि स्मृति स्तर हार्वर्ड साहब ने दिया था, इसमें अवबोध स्तर मॉरिसन साहब ने दिया था और विमर्शी स्तर हंट साहब ने दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब जो स्मृति स्तर होता है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, जो छोटी कक्षा होती है जहां बालक रटकर चीजों को याद करता है। कैसे करके? रटकर, तथ्यों को रटता है। और यह शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक ये मुख्य भूमिका में होता है। ठीक है, शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो छात्र होते हैं वो किस पर आश्रित होते हैं? शिक्षक पर आश्रित होते हैं। यह चीजों को स्मरण करना सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटी कक्षा होती है 1, 2, 3, 4, 5, यह चीजों को क्या किया जाता है? यह चीजों को समझाने की बजाय उन्हें रटने पर जोर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा टेबल जो होती है बच्चे को रटाई जाती है, गिनतियां रटाई जाती हैं, और जो है जो अक्षर होते हैं वर्णमाला के वो उन्हें रटाए जाते हैं, और जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं उनको रटाया जाता है। तो यह चीजों को समझना जरूरी नहीं होता है, यहाँ केवल चीजों को रटना जरूरी होता है। ठीक है, उनको रटाया जाता है। फिर हमारा दूसरा लेवल आता है अवबोध स्तर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये मिडिल की जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, जैसे कि 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन कक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ पर छात्र और शिक्षक होते हैं ना, जो वो परस्पर सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमिका अगर मानी जाए तो यहाँ भी किसकी होती है? शिक्षक की ही होती है। लेकिन जो स्मृति स्तर में होती है इससे थोड़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की ही होती है। यहाँ तथ्यों को रट रहे थे हम स्मृति स्तर में, लेकिन अवबोध स्तर में क्या करेंगे? हम तथ्यों को समझेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तथ्यों को समझेंगे। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 बराबर 4 कैसे आया, ये चीज हमें नहीं पता करनी है। यहाँ केवल हमें ये चीज याद करनी है कि 2 गुणा 2 बराबर 4 होते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है, तथ्यों को समझते हैं हम कि 2 गुणा 2 कैसे आएगा। ठीक है, 2 गुणा 2 बराबर 4 कैसे आएगा, या कोई चीज इस तरह से है कि किसी भी तरह से कोई चीज देख रहे हैं हम, वो किस तरह से बनी है, किस तरह से उसकी रचना की गई है, इन चीजों के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, यानी कि समझना और सूझबूझ इसकी क्या होती है? इसके कीवर्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो शब्द, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा जो शिक्षण का स्तर होता है उसे हम बोलते हैं विमर्शी स्तर। ठीक है, जो हंट साहब ने आपको दिया था, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है? ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, बड़ी कक्षाओं के लिए, जैसे कि पीजी हो गया, पीजी लेवल हो गया, या आपका पीएचडी लेवल हो गया, इसके लिए ये क्या होती है? अत्यंत उपयोगी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक वो आपके मित्र की बात ही होगा। ठीक है, मित्र की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षक पर बहुत ज्यादा दबाव होता है या फिर मुख्य भूमिका में होता है, ऐसा यहाँ नहीं होता है। ठीक है, के मत चिंतन करना होता है। ठीक है, तथ्यों के मत चिंतन करना होता है कि 2 गुणा 2 बराबर अगर 4 है
तो 2 गुणा 3 बराबर क्या होगा। मतलब इस तरह की संकल्पना हमारे मन में आती है, तर्क हमारे मन में पैदा होता है, कल्पना शक्ति हमारे मन में आती है कि अगर कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह ये किस में होता है, ये विमर्शी स्तर में होता है, ये बड़ी क्लासों के लिए बहुत उपयोगी। ठीक है, तो शिक्षण के इस तरह आप समझ चुके होंगे। आगे हम बात करेंगे अपनी सेकंड की पॉइंट की तरफ। इसमें आपको बताना है कि इनपुट और इसमें आपको हम बताएंगे कि इसमें इनपुट और आउटपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट उपकरण क्या है और आउटपुट उपकरण क्या है। तो इनपुट उपकरण वो होते हैं जो डाटा को, जिसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। ठीक है, इनपुट उपकरण वो होते हैं जिनके द्वारा डाटा को या सूचनाओं को हम कहाँ डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, वहीं आउटपुट उपकरण क्या होते हैं, आउटपुट उपकरण वो होते हैं जिनके द्वारा हम डाटा को निकालते हैं, कहाँ से, कंप्यूटर से। ठीक है, कहाँ से, यहाँ डाटा डालते हैं कंप्यूटर में, यहाँ डाटा को क्या करते हैं हम, यहाँ डाटा को निकालते हैं, कहाँ से, कंप्यूटर से। अब कैसे समझते हैं, देखो माउस होता है, माउस इनपुट डिवाइस है ये। ठीक है, इस साइड हमारी सारी इनपुट डिवाइस है, इस साइड हमारी सारी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस है। अब जैसे कि आप कोई फाइल खोलनी है कंप्यूटर में, कोई फाइल ओपन करनी है, तो किसकी सहायता से करेंगे आप माउस की सहायता से करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड, आपको कोई पत्र लिखना है या कोई सूचना आपको एंटर करानी है कंप्यूटर में, या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप किसकी सहायता से करेंगे भैया, कीबोर्ड की सहायता से करेंगे। ठीक है, या आपको कोई फॉर्म फिल करना है, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप सूचनाएं किसको दे रहे हैं, सूचनाएं आप किसको दे रहे हैं, कंप्यूटर को सूचनाएं दे रहे हैं, किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से और माउस के माध्यम से। माउस का भी यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये इनपुट डिवाइस हो गई। और हमारा स्कैनर, स्कैनर क्या करता है कि जैसे कि आपने देखा होगा जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं तो आपका फोटो, क्या, फोटो और साइन, फोटो और साइन को कंप्यूटर में भेजा जाता है। ठीक है, उन्हें अपलोड करने के लिए। तो जब आपके पास ये दोनों चीजें होती हैं तो किस में होती हैं, ये हार्ड कॉपी के रूप में होती हैं। किसमें, हार्ड कॉपी के रूप में। तो हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में कौन चेंज करता है, डिजिटल कॉपी में भैया स्कैनर चेंज करता है। ठीक है, स्कैनर चेंज करता है। जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक के माध्यम से हम डिजिटल गेम खेलते हैं, जो कंप्यूटर गेम आते हैं उन्हें हम जॉयस्टिक की सहायता से खेलते हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, हम सूचना को, मान लो कोई गेम आप खेल रहे हैं तो जो भी एक्शन आप गेम के अंदर करेंगे वो किसकी सहायता से करेंगे, जॉयस्टिक की। तो ये भी एक प्रकार की क्या, आप उसको सूचना दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 5वां माइक्रोफोन, नंबर 5वां माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या होता है, जो आपकी ध्वनि है ना, ध्वनि, जो आपकी ध्वनि है ये किस में चेंज हो जाती है, ये भैया डिजिटल वॉइस में चेंज हो जाती है, यानी कि डिजिटल ध्वनि में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी आप यहाँ से कुछ बोलेंगे वो कहाँ सेव हो जाएगा, वो कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो आपके समझ आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो डाटा को कंप्यूटर से बाहर भेजती है। ठीक है, कहाँ भेजती है, डाटा को कंप्यूटर से बाहर भेजती हैं। ठीक है, और इनपुट डिवाइस क्या करती है, डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजती है। ठीक है, अब स्पीकर, अब जैसे कि आपने माइक्रोफोन से क्या, कोई गाना शूट किया यहाँ से माइक्रोफोन से, तो ये इनपुट किया, इनपुट दे दिया। अब इस माइक्रोफोन का आउटपुट कौन देगा, इस माइक्रोफोन का आउटपुट देगा स्पीकर। ठीक है, तो ये कैसी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। प्रिंटर, ठीक है, अब मान लो आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भर लिया तो आपको जो दुकानदार होता है वो एक क्या देता है, एक हार्ड कॉपी देता है, प्रिंट आउट देता है। जैसे कि आपका क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम का। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड जो होगा वो किस रूप में होगा, वो होगा हार्ड कॉपी के रूप में। किस में होगा, हार्ड कॉपी के रूप में। तो आप किसकी सहायता से बाहर निकालेंगे कंप्यूटर से, प्रिंटर की सहायता से। देखो एनटीए क्या करेगा, एनटीए आपको सॉफ्ट कॉपी देगा। ठीक है, एनटीए आपको सॉफ्ट कॉपी देगा और प्रिंटर उसको किस में चेंज कर देगा, हार्ड कॉपी में चेंज कर देगा। तो हार्ड कॉपी क्या हो गई आपकी, आउटपुट हो गई। ठीक है, अब मॉनिटर, मॉनिटर क्या करता है कि जैसे आपको ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। ठीक है, क्या होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। अब स्क्रीन क्या करती है, स्क्रीन से आप चीजों को देखते हैं, वो चीजें आपके सामने आती हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो भी एक प्रकार का आउटपुट कर रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा कि अब तो डिजिटल बोर्ड का जमाना चल रहा है, उससे पहले क्या होता था कि जैसे आपने मूवी थिएटर गए होंगे
तो पीछे से क्या आती है, एक फॉक्स आती है, एक लाइट आती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक लाइट आती है और ये क्या पड़ती है, यहाँ पर्दा होता है, इस पर्दे पर ये लाइट पड़ती है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा होता है, ये फॉक्स डालता है इस पर्दे पर, और सारे जो चित्र होते हैं ना, मूवी के जो चित्र होते हैं वो आपको इस वाले पर्दे पर दिखाई देते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक प्रकार की आउटपुट युक्ति है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हेडफोन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, हेडफोन के बारे में। आपने हेडफोन देखे होंगे, इस तरह के होते हैं, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के, जो किसके काम आते हैं, गाने सुनने के काम आते हैं, ठीक है। इनमें वायर होता है या फिर नॉन वायर के भी आजकल आने लगे हैं, वायरलेस वाले, ठीक है। तो ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस में आप अंतर समझ गए होंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने तीसरे की पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट इस पर टिक कर लें, ठीक है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इनके आपको नोट्स बनाने हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। अब देखो, ब्लूम ने ज्ञान संबंधी योग्यता को 6 स्तरों में बांटा था। किस में बांटा था, 6 स्तरों में बांटा था। उनकी हम बात करेंगे। नंबर 1 पर आता है नॉलेज। क्या आती है, नॉलेज, यानी कि ज्ञान। देखो, जैसे आपको मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे आपने कोई एक नई चीज देखी, ठीक है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है, ठीक है। आपने कोई नई चीज देखी तो आपको क्या हुआ, उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको क्या हुआ, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर आप उसके बारे में थोड़ा और चिंतन करेंगे, ठीक है। चिंतन हो सकता है कि आप अगर लिखने के शौकीन हैं तो लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, उसका कुछ प्रयोग देखेंगे, इसका प्रयोग वगैरह कहाँ होता है। फिर उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। विश्लेषण करने के बाद क्या करेंगे, उसका संश्लेषण करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ज्ञान के 6 स्तर हैं, जो किसने दिए थे, ब्लूम्स ने दिए थे। और इनको क्या कहा जाता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि ब्लूम के 5वें स्तर में कौन सी क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है, संश्लेषण की। आपसे पूछे 6ठे स्तर में क्या होता है, तो भैया मूल्यांकन। या आपसे पूछे कि मूल्यांकन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से मूल्यांकन किस नंबर पर आता है, तो 6ठे पर आता है। या फिर जो मूल्यांकन टैक्सोनॉमी है उसमें मूल्यांकन कहाँ आता है, तो आप उसमें लगाएंगे आपकी ये सबसे ऊपर आता है, ठीक है। कहाँ आता है, सबसे ऊपर आता है, उच्च स्तर पर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को याद रखना। आगे हम बात करेंगे अपने चौथे की पॉइंट के बारे में। चौथे की पॉइंट में मेटा विश्वविद्यालय क्या होता है, मेटा विश्वविद्यालय क्या होता है। तो साथियों, मेटा विश्वविद्यालय क्या होता है कि आपने नामांकन तो किसी विद्यालय में करा लिया, ठीक है, नामांकन तो किसी विद्यालय में करा लिया, लेकिन आप अध्ययन किसी अन्य विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, ठीक है, किसी अन्य विद्यालय में कर रहे हैं। तो ये प्रणाली क्या कहलाती है, यही प्रणाली मेटा विश्वविद्यालय कहलाती है। और भारत में सर्वप्रथम मेटा विश्वविद्यालय जो प्रणाली वो किसने अपनाई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनाई थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे विद्वान पोर्टल के बारे में। किसके बारे में, विद्वान पोर्टल के बारे में। तो ये क्या है, विद्वान पोर्टल का शीर्ष वैज्ञानिकों और शोधार्थियों का डाटाबेस है। यहाँ पर क्या है, जो हमारे देश के शीर्ष वैज्ञानिक हैं और शोधार्थी हैं, उनका डाटाबेस कहाँ मिलेगा आपको, विद्वान पोर्टल पर मिलेगा। एक्सपर्ट डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है, ये भैया विद्वान है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 6ठे की पॉइंट के बारे में। डिजी लॉकर क्या होता है। आप सबने देखा होगा, आप सभी लोग मोबाइल चलाते होंगे, तो आपका जो प्ले स्टोर है वहां पर आपको इस नाम से एक डिजी लॉकर मिल जाएगा, ठीक है, इस नाम से। ये उसका लोगो है। आप इसको सर्च में टाइप करेंगे तो डिजी लॉकर मिल जाएगा। अब ये डिजी लॉकर किस काम आता है, जैसे कि आपके दस्तावेज हो गए या प्रमाणकों, जो आपके प्रमाण पत्र हैं, हाई स्कूल, इंटर, आप इसमें सभी चीजों को देख सकते हैं, किसमें, डिजिटल रूप में, ठीक है। अब आने वाले समय में, ठीक है, अभी वैसे ये प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन अभी सभी जगह चालू नहीं हुई है। यहाँ पर जो आपके दस्तावेज हैं, इसमें आपका डीएल हो गया, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीजें आप इसके माध्यम से सत्यापित भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 7वें की पॉइंट के बारे में। 7वें की पॉइंट के बारे में हमने बात की है
साक्षात पोर्टल की। किसकी? साक्षात पोर्टल की। तो कुछ इस तरह इसका लोगो होता है साक्षात पोर्टल का, ठीक है। लीवरेज पावर्स ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन को और अधिक सरल और सुसाध्य बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग उसमें करना। ये किसके तहत होता है? ये साक्षात के तहत किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 8वीं की पॉइंट के बारे में। इसमें हमने बात की है शोध गंगा के बारे में। किसके बारे में? शोध गंगा के बारे में। तो कुछ इस तरह का इसका आइकन होता है शोध गंगा का, ठीक है। ये क्या है? ये रिजर्वर ऑफ इंडियन थीसिस। देखो इंडिया का अगर कोई भी बच्चा एमफिल करे, ठीक है, या फिर पीएचडी करे, इसकी थीसिस आपको कहाँ मिलेगी? इसकी थीसिस आपको शोध गंगा में मिलेगी। अब जैसे इनका पास आउट हो गया तो एक थीसिस बनती है। वो थीसिस कहाँ जमा हो जाती है? वो थीसिस शोध गंगा जो वेबसाइट है, शोध गंगा जो पोर्टल है, यहाँ पर सबमिट कर दी जाती है और इसमें ई बुक्स और जर्नल्स भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से आप किसी की भी जैसे जो पीएचडी कर चुके हैं लोग अपने सब्जेक्ट में, उनकी आप यहाँ पर जाकर थीसिस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 9 नंबर की पॉइंट के बारे में। इसमें हमने बात की है मूक्स के बारे में। तो मूक्स क्या है? ये मुफ्त में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, ठीक है। क्या है? ये भारत सरकार का एक पोर्टल है जो मुफ्त में क्या करता है? मुफ्त में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है किसी न किसी शिफ्ट में। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे अपनी 10वीं की पॉइंट के बारे में। इसमें हमने बात की स्वयं के बारे में। किसके? स्वयं के बारे में। तो सबसे पहले तो ये क्या है? ये एमएचआरडी और एआईसीटी के एक संयुक्त पोर्टल है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से बनाया गया है। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। ये भी क्या करता है? ये भी आपको 9वीं से और 9वीं के ऊपर जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं 9वीं से ऊपर, उनकी ये ऑनलाइन पढ़ाई कराता है, ठीक है। और बाकायदा आपको यहाँ से डिग्री भी मिलती है। तो इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत देखने को मिलती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग्स एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो आपको ये फुल फॉर्म कुछ थी वो याद रखनी है। आगे हम कल की क्लास में आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट की पॉइंट लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।